दरअसल जब से नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी पूछताछ हुई है, तब से कांग्रेस लगातार धरना और प्रदर्शनों के माध्यम से मोदी सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और सेना भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ के विरोध में दिल्ली में सत्याग्रह किया। जंतर मंतर पर रखे गए सत्याग्रह के धरने में मुख्यमंत्री गहलोत, भूपेश बघेल, पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित बड़ी तादाद में नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सरकार से ईडी के दफ्तर से सिलेक्टिव लीकेज करी जा रही है। झूठी और चयनात्मक खबरों को प्लांट करके कांग्रेस पार्टी के और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी। धरने को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि हम गांधी जी के विचारों के आधार पर सत्याग्रह कर रहे हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। पुलिस अत्याचार कर रही है ऊपर के आदेश से। पुलिस नहीं चाहती कि हम कोई मिसबिहेव करे। ऐसा माहौल बना दिया गया है। हमारे लोगों के साथ गलत बर्ताव हो रहा है। ये उचित नहीं है। हम गांधी जी के विचारों के आधार पर खाली सत्याग्रह कर रहे हैं, अरेस्ट दे रहे हैं, धरना दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। उल्टा हो रहा है इस राज के अंदर, मोदी जी के राज में उल्टा हो रहा है कि पुलिस अत्याचार कर रही है ऊपर का आदेश से। पुलिस नहीं चाहती है कि हम कोई मिसबिहेव करें, ऐसा माहौल बना दिया गया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी से हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी वाले हमें दुश्मन मानते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात कहते हैं। अरे आप लोगों के बाप दादा भी आ जाएंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं बनने वाला है। देश में हर जगह कांग्रेस है, हर गाँव में कांग्रेस की चौकी है। ये विचारधारा है, ये कभी मुक्त नहीं होगी। कांग्रेस की विचारधारा देश का डीएनए है। गहलोत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए संकेत दिए कि अगर राजस्थान बीजेपी दफ्तर में पुलिस घुस जाए तो क्या बीतेगी। ऐसा ही नहीं होना चाहिए। देश भर का कार्यकर्ता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ खड़ा है। जिस तरह 1977 में इंदिरा गांधी को जेल भेजा गया था, उस वक्त जैसा माहौल था, वैसा ही जोश आज नजर आ रहा है। हमें केंद्र के खिलाफ जेल भरो अभियान करना पड़ा तो वह भी करेंगे। हम सब लोग जेल में जाएंगे। बहरहाल ईडी कार्रवाई और अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेस अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। कांग्रेस का मानना है दोनों ही मुद्दे आमजन से जुड़े हैं, क्योंकि ईडी का टारगेट सिर्फ विपक्ष है, जबकि अग्निपथ पर युवाओं की अग्नि परीक्षा ली जा रही है, जो कि उचित नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज।
स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे विरोध और प्रदर्शन के बीच सेना की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और थल सेना ने इसके लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है और वायुसेना, नौसेना सबकी प्रक्रिया आगे जारी रहेंगी, शुरू होंगी, लेकिन विरोध जारी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोई भी चीज हम शुरू करते हैं वो हमारा रिफॉर्म होता है, लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। कांग्रेस का सत्याग्रह है दिल्ली में और वहां धरने प्रदर्शन, कहा जा रहा है कि देश के युवा पर अपना एजेंडा थोपा जा रहा है और ईडी को लेकर के भी कांग्रेस का सत्याग्रह रहा। तो आज हम दोनों बिंदुओं को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन अग्निवीर, अग्निपथ विरोध के बीच आखिर विरोध क्यों? क्या अभी भी जारी है विरोध? सेना के उच्च अधिकारियों के संबोधन के बाद, या ये कहूं कि उनको समझाइश के बाद भी क्या कोई विरोध है या रास्ता साफ है? और विरोध है तो क्या वास्तव में बात सुनी जा रही है, या प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि समय के साथ में बदलाव हो सकता है, तो भरोसा रखना चाहिए। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से अरुण शर्मा साहब हैं, मदन प्रजापति जी हमारे साथ भाजपा से हैं और भरत बेनीवाल जी हमारे साथ बेरोजगार संघ से हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा भरत जी। सबसे पहले अग्निपथ पे युवाओं का हल्ला बोल क्यों है? अभी भी कहीं कुछ है? हो सकता है पहले दिन कई तरह की भ्रांतियां थी, मुझे भी ऐसा लगता था कि कहीं हमारे सिक्योरिटी लैप्सेस तो नहीं होंगे, कई चीजें सामने आ रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें खुलकर के सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि गुमराह किया जा रहा है युवा को, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ राजनीतिक दल अपना विरोध जता रहे हैं। तो अभी क्या माना जाए इसमें, क्योंकि भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है थल सेना की और विरोध अभी भी जारी है। भारत बंद के दौरान भी कई जगह मिला जुला असर देखा गया, लेकिन यूथ अभी चाहता क्या है? सर देखिए, यूथ तो चाहता है, सबसे बड़ी चीज तो है रोजगार, और रोजगार से पहले लेकिन हर युवा के दिल में देश के लिए बहुत कुछ होना चाहिए, देशभक्ति होनी चाहिए और जुनून होना चाहिए। हालांकि जो अग्निपथ और जो अग्निवीरों की जो तैयारी की गई थी, ये वास्तव में कई चीजें तो इसमें 80 से 90% तो बहुत अच्छी हैं, कम से कम 10% ऐसी थी जिन चीजों की अभी इसमें छोटी मोटी मांग भी होनी चाहिए, और वो मांगे सरकार के सामने रखते हुए सरकार उसको पॉजिटिव तरीके से ले तो उसका समाधान भी हो। तो जैसे इसमें जो पॉजिटिविटी है वो लगभग 90-80% तो पॉजिटिविटी है। वैसे देखा जाए तो पॉजिटिविटी क्या है, समझने में जो अग्निवीर हैं, जो हमारे जो युवा है, वो समझ नहीं पाए इसको पूरे को, और पहले दिन से इस प्रोपेगेंडा को चला दिया गया। चूक लगती है? चूक क्यों लग रही है? जी, चूक ये है कि एजुकेशन इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए साथ में। जैसे 19 से 17.5 से 21 साल की उम्र के हिसाब से इसमें पढ़ाई का टाइम है, तो 2 साल जो एक बार के लिए एज रिलैक्स किया गया, 23 किया गया, वो एक बार के लिए नहीं, रेगुलर ही रहे। दूसरा जो एजुकेशन है वो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू करवा दें, या तो ये हम अभी तक किसी ने शायद सुझाव भी नहीं दिया होगा, मैं पहली बार किसी माध्यम से सुझाव दे रहा हूं। कह रहे हैं कि हम इग्नू को तैयार कर रहे हैं ऐसे कोर्सेज के लिए जिससे मान्यता भी रहेगी आपकी ग्रेजुएशन की तरह, तो कोरस्पोंडेंस के जरिए, डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए कर सकते हैं। ये सरकार अपनी ओर से कह भी चुकी है। और तीसरा ये है कि जैसे जो ब्रिज कोर्सेज और जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज भी सरकार इसमें चला रही है, तो वो पॉजिटिवली उसी तरह से जो आगे जितनी भी योजनाओं में भी लाभ दे रहे हैं, आगे एजुकेशन में भी इनके लिए स्पेशल रखा जाएगा, और यहाँ तक कि वैकेंसीज में भी ज्यादातर जगह पे इनको स्पेशली अग्रिम पंक्ति में रखा जाएगा। इस तरह से लाभ भी दिए जाएंगे इन लोगों को। तो हर तरह से वैसे देखा जाए तो पॉजिटिव ही देखा जा सकता है इसको। ऐसे नेगेटिविटी तो आप किसी भी चीज में निकाल लीजिए, किसी भी चीज में। अब देखिए ऐसा जो विरोध है, विरोध का क्या मानना जाए? इसका विरोध का जी, विरोध का क्या, फर्स्ट डे ही विरोध शुरू हो गया था, लोगों को पता ही नहीं था कि है क्या इसमें, और कुछ लोगों ने वीडियोस डाल दिए और उन्हीं वीडियोस के आधार पे लोगों ने विरोध जारी शुरू कर दिया। आपको लगता है कि धीरे धीरे अभी विरोध थम सकता है? जी सर, आप एक देखिए, इसमें पॉजिटिविटी बताता हूं मैं आपको। जैसे युवा कोई दिक्कत नहीं है, खिलाफ में भी रहते हैं हम। जो चीज गलत है इसके अंदर 2-3 चीजें और भी हैं गलत, जो मैं बताऊंगा, छोटी छोटी जो माइनर पॉइंट्स है, उनमें जो मिस्टेक है वो भी सही होने चाहिए। लोगों को ये लगता है कि भी 4 साल की नौकरी है, शुरू में भ्रामकता ये फैलाएगी कि 4 साल की है और ठेके पे। ठेका, देश के लिए सेवा देना कोई ठेका नहीं होता है।
देश के लिए आप अगर देशभक्ति है हमारे अंदर, मैं झुंझुनू जिले से आता हूं जहां की धरती से 468 वीर अब तक शहीद हो चुके हैं। आज के न्यूज़पेपर की फ्रंट की खबर भी थी। और जो तिरंगे के लिए खूब हर आए दिन यूं मान लो कि शहीद होके हमारे वीरों की वहां पे बॉडीज आती है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भी जो देशभक्ति की भावना है वो 4 साल के अंदर जो डेवलप होगी, किन 35,000 लोगों में 50,000 की रैली है मान लीजिए आप, 1 साल की होगी। पहले 10 से 12,000 लास्ट भर्तियां हुआ करती थी साल की रैलियों के जरिए से। अब वो ही भर्ती उसकी 1/4 कर लीजिए 50,000 की, वो हर साल होंगी, यानी वही 12-13,000 तो भर्तियां अभी भी हो ही रही है उसके इक्वल। तो साथ में जो मतलब 15 साल वाली, साथ में जो 35,000 जो युवाओं को जो नई भर्तियां दी जा रही हैं, वो भर्तियां बहुत ज्यादा मतलब आने वाले वक्त में वो 35,000 युवा जो घरों में ही रह जाते थे, जिनको रोजगार भी नहीं था, और उनको अपने देश के लिए वीरता दिखाने का भी मौका मिलेगा। मेरे हिसाब से तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। हालांकि इसको अब किस वे में युवा लेते हैं, किस वे में उनको जो आपने अभी भरत जी आपने कहा कि 2 छोटी छोटी खामियां हैं, कुछ उसको मैं बताना चाहूंगा, लेकिन अभी आपने कोई खामी गिनाई नहीं इसमें, तो आपके हिसाब से तो 100% योजना ठीक है। तो ये जो बवाल मच रहा आपके साथी कर रहे हैं, आप ही के संघ के भी कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो ये उनको आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर योजना कोई भी अच्छी है, कहीं कोई अगर पथ भटक रहा है तो उसे रोकने का काम करना चाहिए, तो आप क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम प्रयास कर भी रहे हैं रोकने का जहां रोकना चाहिए। और जो कुछ खामियां जो रही हैं, जो खामियां भी मैंने आपको अभी बताई दी थी, सबसे मेन एजुकेशन इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए स्पेशली कोरेस्पोंडेंस और ये वाला इग्नू पे विचार भी किया हम लोगों ने। केंद्र सरकार तक हम अभी गए हैं 2 दिन पहले और मिले भी हैं मंत्रियों से, और उन्होंने पॉजिटिव आश्वासन भी दिया है कि हम ये चीजें करने जा रहे हैं। और उसमें जो सेना के जनरल हैं उन्होंने भी ढंग से इन चीजों को खास करके सामने आके और प्रेजेंट किया, तो सही बात भी लगी हमें उसमें। ज्यादातर काफी चीजें हमें भी शुरू में नहीं समझ में आई थी, तो हम भी एक बार के लिए यूं हो गए थे कि हाँ यार ये तो गलत हो रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि भी आज की तारीख में अगर इसको बिल को ढंग से देखें, पूरे सिस्टम को ढंग से देखें। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास में वापस, अरुण शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। अरुण जी, कांग्रेस ये कह रही है कि अग्निपथ योजना थोपी गई योजना है और युवाओं को भ्रमित करके और थोपा जा रहा है, ऐसा क्यों लगता है? अभी मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और नेता है, वो कह रहे हैं कि थोपा जा रहा है इस योजना को। योगेंद्र जी, बिल्कुल थोपा जा रहा है और हमें कोई आश्चर्य भी नहीं है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पिछले 8 सालों में प्रतीक चिन्ह मान सकते हैं आप इसे, कि वो हर फैसले बिना किसी एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लिए, बिना किसी, भूल जाइए विपक्षी दलों की तो जो इज्जत इस सरकार की निगाह में है वो पूरा देश जानता है, पर विशेषज्ञों की सलाह भी नहीं ली जाती। जो स्टेक होल्डर्स हैं, नौजवान हैं, उनके प्रतिनिधि, बस आर्मी के लोग, एक्सपर्ट्स जो रिटायर्ड जनरल्स हैं, अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, किसी की कोई सलाह ली नहीं जाती है। अचानक से चीजें थोपी जाती हैं, वो चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो। यह अलग बात है, जैसे जीएसटी के केस में आप देखिए योगेंद्र जी, उसके संशोधन आज तक आ रहे हैं। 17 में वो इंट्रोड्यूस हुई थी, आप अब भी देख रहे हैं कि उन दिनों तो खैर 184-185 संशोधन आए ही थे सब्सिक्वेंट 6 महीने में, पर अभी भी लगातार संशोधन आ रहे हैं और कोई क्लैरिटी सरकार को है नहीं। दूसरा, ये एक्चुअली बहुत खतरनाक मॉडल है। मेरे दोस्त यहाँ अभी नौजवान दोस्त बैठे हैं, ये पूरा इम्प्लीकेशन इसका समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप हर क्षेत्र में अपने एक्सपेरिमेंट ट्राई कीजिए। इस देश के लिए, इसकी जनता के लिए, इसकी सेना के लिए करबद्ध विनती है। पिछले 75 सालों में सारी सरकारों ने ये कोशिश की है कि सेना जैसा सेंसिटिव सेक्टर सरकार छुए नहीं। वो बहुत विशेषज्ञ सेक्टर है, उसमें राजनीति का कोई काम नहीं होना चाहिए और राजनीति का कोई दखल नहीं होना चाहिए। राजनीतिज्ञ पीछे से भी किसी चीज को नहीं धकेले, ये बहुत आवश्यक। सरकार ये कह रही है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है, सरकार का कोई दखल नहीं है। डिफेंस का अपना एक रिक्रूटमेंट सेल बना हुआ है, उनकी जो ओपिनियन और उनकी जो रिसर्च है उसके आधार पर इस योजना को लॉन्च किया गया है। योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि
विभाजन करना एक स्पेशलाइजेशन है भारतीय जनता पार्टी के पास। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सीबीआई विभाजित थी। अपने पसंद का डायरेक्टर लाने के लिए आधी रात को सीबीआई के ऑफिस में सीबीआई के लोगों ने छापे मारे और अगले दिन सीबीआई का डायरेक्टर बदल दिया। इलेक्शन कमिश्नर डिवाइडेड था। वहां एक चुनाव के दौरान जब तीसरे इलेक्शन कमिश्नर ने इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई और क्लीन चिट देने से इनकार किया, तो न केवल उसकी नोटिंग्स रिकॉर्ड पे नहीं ली गई, सिर्फ उसकी इतनी डिमांड थी कि जब मैं मना कर रहा हूं तो आप इसको नोटिंग पे ले लीजिए, वो नहीं ली गई। पर बाद में उसको जितने पापड़ बेलने पड़े वो शायद हम लोग जल्दी भूल जाते हैं, वो देश को मालूम है। सुप्रीम कोर्ट, आप भूल गए होंगे, मुझे तो याद है 5 सुप्रीम कोर्ट के जज लॉन में कुर्सी लगा के उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्र तरीके से काम नहीं करने दिए जा रहे। इसीलिए मैंने अपना ओपनिंग रिमार्क कहा था कि भगवान के लिए, इस देश के लिए आप सेना को छोड़ दीजिए। सेना में अभी सीडीएस की भर्ती हुई है। पिछले 1-1.5 साल पहले रावत साहब जो स्वर्गीय हैं, वो पहले सीडीएस बने। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैसला सरकार ने अपनी तरफ से लिया। सेना ने उसको कैसा महसूस किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो फैसला हो गया। अब सीडीएस के अपॉइंटमेंट में रिलैक्सेशन दिए गए हैं 3 महीने पहले। अब एक लेफ्टिनेंट जनरल भी उसको अप्लाई कर सकता है। आप समझिए कि जो देश का जनरल है या एयर मार्शल चीफ है या नेवी का चीफ है, उसके अलावा उसके नीचे की 2-3 लेयर के लोग भी अब अप्लाई कर सकते हैं। आप मैसेज फौज में ये दे रहे हैं कि जो हमारे समझ में आएगा अब उसका सिलेक्शन होगा। मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, ये तुरंत रोका जाना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे एंगल हैं। ये पेंशन का खर्चा कम करना चाहते हैं। आप इमेजिन कीजिए, इनको ठीक 4 साल पे रोक दिया गया है। 5 साल होते ही आपको ग्रेजुएटी और पेंशन देनी पड़ती। हर साल सेना से 55,000 जवान और ऑफिसर रिटायर होते हैं, उनको पेंशन दी जाती है। अगर ये साइकिल कई साल चला, एक स्टेज आ जाएगी आपको रिटायरमेंट का कोई खर्चा ही नहीं देना पड़ेगा। तो एक तो बचत, वहां डिफेंस में बचत ढूंढ रहे हैं, ये अक्षम्य, मतलब क्षमा करने योग्य नहीं है। पहली जरूरत है। दूसरा, आप कह रहे थे कि विपक्षी दल इसको ऐसा कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। इस देश में यूं तो कांग्रेस को कहा जाता है, ये रोज प्रवक्ता इनके कहते हैं कि आप में कुछ भी बचा नहीं है, आप कमजोर पार्टी हैं, आपके 54 एमपी हैं, आपकी 2 सरकारें हैं। जब भी ऐसा मामला होता है, किसान आंदोलन पे उतर आया, आप कह रहे हो विपक्षी दल इनको भड़का रहे हैं, कांग्रेस भड़का रही है। नौजवान बिहार में और 15 राज्यों में उतर आया है विरोध पे, आप कह रहे हैं कांग्रेस भड़का रही है। ये क्या लोगों को दिखता नहीं होगा क्या? हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन अपने तजुर्बे से ये सब जानते हैं कि डिवाइड करने का काम है। और जो 2 करोड़ के रोजगार की बात थी, अब तो शायद सब मुस्कुराने लग गए हैं उस पर। 2 करोड़ हर साल, ये मैंने और आपने थोड़ी कहा, श्रीमान मोदी जी ने कहा है, देश में उजागर करके कहा है, बड़ी प्रसिद्धि थी इस बात की। अब ये उतर आए 40,000 50,000 के रिक्रूटमेंट पे। अरे मिलिट आर्मी का बैकलॉग ही आपका 3 साल का 1.5 लाख से ऊपर है। आप ये 48,000 पे किस पे एहसान कर रहे हो? रही बात, दोस्त हमारा कह रहे थे कि इसमें कोरेस्पोंडेंस कोर्स का सपोर्ट करना चाहिए, शायद गवर्नमेंट ने भी कहा है। बहुत हास्यास्पद है। ये वैसी बात है कि आप कोरेस्पोंडेंस कोर्स से स्विमिंग सीखना चाहते हैं, ये संभव नहीं है। ये डिसअपॉइंट तो होगा। अभी वापस आऊंगा आपके पास में, मदन प्रजापति जी के पास में जाना चाहूंगा। मदन जी, 2 बातें मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि रिक्रूटमेंट को लेकर के बहुत बहस हुई है, सारी चीजें हैं। हमने भी कई बार कहा कि भाई आप विरोध करिए अगर आपको लगता है कि असहमति हो सकती है, लेकिन आप वो मत करिए कि आगजनी घटनाएं, क्योंकि देश की अपनी खुद की प्रॉपर्टी है, उसको नहीं जलाया जाना चाहिए। एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमारा कोई दखल नहीं है इसमें, ये लगातार कहता है, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। गले इस वजह से नहीं उतर रही है कि जब भी कोई अमेंडमेंट की बात आती है तो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन पहले आते हैं, उसके बाद में सेना के लोग आते हैं।
राजनाथ सिंह जी सरकार का हिस्सा है, कहेंगे कि रक्षा मंत्री हैं, वो तो आने ही चाहिए। तो ये क्यों खारिज किया जा सकता है? ये मुझे लगता है कि कोई लाजमी मानते हैं आप इसे कि हाँ बिल्कुल सरकार का कोई दखल नहीं है, बिना सरकार के कुछ संभव है? तो ये बार बार क्यों कहा जाता है कि सरकार का कोई दखल नहीं है? ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि आम चौराहे की चर्चा है ये, कि बार बार बीजेपी के नेता ये क्यों कहते हैं? ताल ठोक के कहिए कि हाँ बिल्कुल रिफॉर्म्स हम लेकर के आ रहे हैं, इसका नफा नुकसान जो भी होगा हम भुगतेंगे, उसमें क्या बात है? नहीं योगेंद्र जी, मैं आपकी बात जो है उससे सहमत हूँ। ऐसा कभी भी हमने सरकार ने नहीं कहा, नीतियां सरकार बना रही है, रिफॉर्म हमने की है, किसानों के लिए आप रिफॉर्म के हमने पार्टी किया है। के स्पोक्स पर्सन मैं दिल्ली से लेकर बताऊंगा। जयपुर तक एक बात कहते हैं कि सेना में सरकार का कोई दखल नहीं है। नहीं, सेना में भरत बेनीवाल जी, सुना आपने? सेना में क्यों कहा जाता है ये सेना बार-बार? में सरकार का कोई दखल नहीं है, जैसा कि इनके टाइम पे हुआ करता था। और वो करें तो दखल, हम ये थोड़ी कहते हैं कि सेना ये करेक्ट, लेकिन भर्ती की जो बनाएंगे या किस तरीके से नियुक्तियां होगी वो तो सरकार करती है। दखल का मतलब ये नहीं कि हम किसी भी जनरल को जाके बोले कि आप इस तरीके से करें। इस रिफॉर्म को लेकर बात कर रहा हूँ। रिफॉर्म इसी को रिफॉर्म लेके- को लेकर रिफॉर्म कहा को जा रहा है लेके कि सेना ने अपनी एक्सरसाइज की है, इसमें गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं है। सेना ने अपनी एक्सरसाइज की, गवर्नमेंट के साथ में उसको भेजा। जो सेना चाहती है हम वो करना चाहते हैं। जो दखल की बात है, सेना अगर चाहती है, उनको लगता है किस तरीके से सही है, तो हम उसको सहयोग करते हैं, ना कि उनके बनाए हुए नीतियों को रोकने का कार्य करती है सरकार। सरकार उनके सहयोग के लिए है, ना कि उनको रोकने के लिए है। पहली चीज तो योगेंद्र जी है। दूसरी, आपने जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अरुण जी, इनसे बात करी, बहुत सीनियर आदमी है। इन्होंने, आपने अग्निवीर की बात करी, ये अग्निवीर में इस तरफ से उस तरफ सब जगह जाए, ये सीबीआई में जाए, ये चुनाव आयोग में जाए, ये ईडी में चले गए, ये सब जगह जाएंगे। लेकिन पूरे 15 मिनट 5 मिनट के बोलने के अंदर इन्होंने कहीं पे भी अग्निवीर में क्या हुआ, ये 3 बार हाथ जोड़ जोड़ के बोल रहे हैं कि सेना के ऊपर ये ऐसा मत करो। ये वही पार्टी है योगेंद्र जी, जो सर्जिकल स्ट्राइक होने के बाद में इनके नेता खड़े होकर पूछते हैं कि आप सबूत दीजिए, और यहाँ हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि हमारे को सेना को बगस दीजिए। ये वही पार्टी के नेता है योगेंद्र जी, जो चीन के डिप्लोमेट के साथ में गुपचुप करके लंच कर रहे होते हैं और बाहर आके बयान देते हैं कि हम नहीं थे वहां पे, हम नहीं थे। बाद में कहते हैं कि ये तो हमारा पारिवारिक वो है। तो ये जो सेना का कौन कहता है? इन्होंने कहा सीबीआई को पिंजरे का तोता किसकी सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इन्होंने 3-5 जजेस की बात की है योगेंद्र जी, इनसे पूछिए। वो 5 जजेस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब इनको बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब उसी में से चीफ जस्टिस बनाया गया और उन्होंने जो फैसले दिए, उन्हीं के फैसलों के ऊपर यही कांग्रेस पार्टी ने प्रश्नीय चिन्ह लगाया। आप योगेंद्र जी की कथनी और करनी दोनों में बहुत फर्क होता है। ये जो आंदोलन, अभी इनके नए नए मीडिया प्रभारी बने, इनको देश से, जनता से, इनको सेना से किसी तरीके का कोई सरोकार नहीं है। ये अभी बोल रहे थे प्रवक्ता साहब कि थोपा जा रहा है जनता के ऊपर मोदी जी कानून, हम नहीं थोपते हैं। थोपा तो कांग्रेस पार्टी जा रहा है, जो राहुल गांधी को, जिसको पूरी जनता ने नकार दिया है, उस व्यक्ति को आप थोपने की कोशिश कर रहे हो जनता के ऊपर। 2 राज्यों में सरकार बची। योगेंद्र जी आप ये देखिए, ये सत्याग्रह करते हैं, सत्याग्रह करने वहां जाते हैं। अशोक गहलोत जी का अगर आपने बयान सुना हो तो वो कहते हैं वहां खड़े होके कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है। हमारे पवित्र मंदिर के अंदर, हमारे पवित्र मंदिर जैसे दफ्तर में हमारे को घुसने नहीं दिया गया और हम लोकतंत्र कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस हमारे को रोक रही है। योगेंद्र जी आपको याद होगा कि राजस्थान के बेरोजगार जब कांग्रेस कार्यालय के बाहर बैठ के धरना दे रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनको बसें लगा लगा के जेल के अंदर भर दिया गया और उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए। और आज तक वो लोग बेरोजगार छूटे नहीं है। कौन से मुंह से ये बेरोजगारों की बातें कर रहे हैं यहाँ बैठ के? मुझे तो समझ नहीं आता। इनके ईडी अगर पुलिस, आप तीसरी चीज आज मैं योगेंद्र जी आपने ईडी के लिए बता दूं, इन्होंने ईडी की बात करी, ये वही मुख्य प्रधानमंत्री हैं अरुण जी, जिनके ऊपर आपने पूरी सीबीआई, ईडी सारी लगा दी है, लेकिन किसी भी संवैधानिक संस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। और उन्होंने कहा कि मुझे सीबीआई ने या सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने बुलाया है, तो ये संवैधानिक संस्था है, जो भी प्रश्न करेगी मैं उसका जवाब दूंगा। इनके राहुल गांधी जी को बुलाते हैं तो ये अन्य राज्य के यहाँ से अपने नेताओं को बुला के और वहां पे बुला लेते हैं, आंदोलन करवाते हैं। और ये वही आंदोलन है योगेंद्र जी, जिनके इन्हीं के नेता कहते हैं कि आंदोलन करने कोई आ नहीं रहा है, हम आते हैं 1 घंटे बैठते हैं। और मुझे एक बात बता दीजिए, मैं छोटा सा मेरा सवाल होगा, अपने बेरोजगारों की जो बात कही उसी को लेकर के। बेरोजगारों के साथ में आपको नहीं लगता है कि हर राजनीतिक दल छलाव कर रहा है? हम सत्ता की कुर्सी पे बैठे होते हैं तो हमारे दफ्तर इतने प्यारे हो जाते हैं कि वहां परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए। पुलिस पहले दिन से अलर्ट होती है क्योंकि भी अपनी मजबूरी होती है, और जैसे विपक्ष में होते हैं तो हम आंसू पहुंचने चले जाते हैं। बीजेपी के वाकई ध्यान है आपको, जैसे कांग्रेस आज करे वैसे बीजेपी में होती। भरत बेनीवाल जी जरा बताइए, मालूम है आपको? जी बिल्कुल, हर सरकार में बिल्कुल योगेंद्र जी आप लोग कहिए ना। जी देखिए, जिस प्रकार से जैसे जो भी
जैसे पार्टियों में भी एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि कुछ में जैसे पार्टी में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी लोग होते हैं। एक सबसे बड़ी खास बात होती है कि भाई जो मेन नेता है, जैसे सीएम का चेहरा जो बन के आता है, उस पर निर्भर करता है बहुत कुछ। अब वो किस तरह से सुनवाई करता है, किस तरह से सुनवाई नहीं करता है। तो जैसे अलग अलग पार्टीज में अलग अलग तरह के लोगों की अलग अलग जो है स्ट्रेटेजी होती है सामने बेरोजगार युवाओं को इनको एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए दो बातें मैं, एक बात तो ये है कि बेरोजगारी न केवल भारत, दुनिया के सामने बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल सर, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आज किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, बहुत बड़ा पैसा पेंशन, भत्ते और तनख्वाह में जा रहा है। बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर के लोग भी काम कर रहे हैं, वो भी अपना जीवन यापन करते हैं। और मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं आप में हम 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका वास्ता पड़ता है सरकारी ढर्रे से और क्या स्थिति होती है। सेना के नाम पे भी राजनीति करना तो बहुत सहज काम है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आप संख्या बढ़ाने से ज्यादा टेक्नोलॉजी का युग है। अब एक टेक्नोलॉजी 10 सैनिकों जितना काम करती है। इजराइल से को हम जैसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तर्क देते हैं बीजेपी के नेता भी, कांग्रेस के भी नेता है, दूसरे लोग भी। इजराइल को देखिए 4 साल में क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ी है। इजराइल की टेक्नोलॉजी देखी है? बिल्कुल सर, इजराइल क्या स्थिति है? 90 किलोमीटर दूर से बैठ करके अपने निशाने से वहां तक आने नहीं देते हैं। एक दुनिया की इजराइल का एक ऐसा फौजी है कि अपने दुश्मन को यूएस में भी जाकर के ठोक के आ सकता है। हम वहां ध्यान नहीं दे रहे, हम केवल बस, ठीक है बेरोजगारी एक समस्या है और ये तो रिफॉर्म्स है, देखिए किसी को तो करना पड़ेगा। आपने एक बात नहीं कही जो आपके साथी पता नहीं क्यों हमें लगातार कहते हैं कि साहब हमें एक डर ये भी है कि ठीक है आप पेंशन, तनख्वाह, ये सारी चीजें कभी किस स्तर पे आकर के हो सकता है, क्योंकि अभी कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, ये तो देखने वाली बात होगी। चुनौती सबके सामने, हमदर्दी चाहे बेरोजगारों के साथ में, सरकारी कारोबारियों के साथ में कांग्रेस दिखाए या फिर जहां विपक्ष में बीजेपी दिखाए, लेकिन अंदर से सबको मालूम, मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा हुआ है, सरकार में बीजेपी के नेता होते हैं तो भी उन्हें पेंशन और तनख्वाह और भत्ते मुसीबत लगती है। कानों से सुनी बात बता रहा हूं मैं। और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उनके भी जो हुक्मरान बैठते हैं या जो संचालक हैं, मंत्री हैं, अधिकारी बैठते हैं, बहुत बड़ी चुनौती है पेंशन देना और ये सारी चीजें। बेशक हम कहें कुछ भी, लेकिन सच्चाई यही है, रिफॉर्म्स आ सकते हैं। आपके साथ ये कहते हैं चिंता हमारी एक ये भी है साहब कि हर जगह अब टाइम पीरियड में कटौती करेंगे। जब सेना में की जा सकती है तो दूसरों में तो बड़े आसानी से किया जाएगा। आइए कभी आपके सामने बात। बिल्कुल सर, आइए बहुत बार। और टाइम पीरियड की कटौती की बात सर, अब एक चीज इसमें तो सर ये भी है कि जैसे अब टाइम पीरियड की कटौती तो कर रहे हैं, साथ में सर दूसरे जैसे अब जहां करनी चाहिए वहां नहीं करते हैं कई जगह पे, ये भी है। अब जैसे पुलिस की नौकरी 24 घंटे करते हैं सर, 24 घंटे की बजाय सर वो 8 घंटे उनका भी होना चाहिए, क्योंकि उनके साथ भी अन्याय होता है, जैसे जो टाइम पीरियड होता है उसके हिसाब से। और वैसे अगर पूरी जो नौकरी का जो टाइम पीरियड है वो तो कटौती होती जा रही है धीरे धीरे। और जो खैर देखिए सर, मैं ये नहीं कहता कि भी रोजगार केवल सरकारी नौकरियां ही एक जरिया है, प्राइवेट सेक्टर को भी हमें डेवलप करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। और प्राइवेट सेक्टर में भी जो आज हालत है, 8-8, 5-5 हजार में लोगों का जो शोषण होता है, वो भी समान कार्य समान वेतन के अनुसार किसी न किसी तरीके से कुछ स्पेशल एक्ट्स इनके लिए भी बना के इनका भी शोषण रोकना पड़ेगा। साथ में रोजगार की व्यवस्था भी इन लोगों के लिए करनी पड़ेगी और इनमें भी नए नए रिफॉर्म्स हमें पैदा करने पड़ेंगे। साथ ही आत्मनिर्भरता का भी सिस्टम हमें तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अकेला यही नहीं है कि सरकारी नौकरियां ही एक रोजगार की व्यवस्था है, ये युवा को भी समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता भी चलो ठीक है ये सेना भर्ती का मामला तो चलो है ही है, ये जो चल रहा है इसमें, बाकी अदर वे में भी अपन को हर तरीके से जो रोजगार की व्यवस्था के हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे बड़े से बड़े। जी चलिए, मैं ये तो बात हुई अग्निपथ और अग्निवीरों की। जैसे जैसे स्थिति सामने आएगी चीजें कई आएंगी सामने, लेकिन बवाल के बीच सेना भर्ती ने अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है। बात में ईडी को लेकर के चाहूंगा। ईडी के नोटिस के बाद राहुल गांधी से लगातार पूछताछ, 3 दिन का गैप, फिर पूछताछ, उसके बाद राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, कांग्रेस के नेताओं से सत्याग्रह किया है, दोनों ही मुद्दों को लेकर के। और अशोक गहलोत सहित तमाम जो नेता है उन्होंने कहा है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक एजेंडे के तहत कांग्रेस के नेताओं को दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं आपके पास में आऊंगा बंदन जी। ये एक आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ और लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। देश के एक ऐसे अकेले नेता हैं जो सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं और यही बड़ी वजह है कि उन्हें दबाने के लिए, उन्हें सरेंडर करने के लिए गवर्नमेंट ये अपना एजेंडा उन पे थोप रही है। ईडी के माध्यम से, कभी सीबीआई के माध्यम से, कभी इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को दबाया जा रहा है। समय
चाहूंगा अरुण जी से भी मैं जवाब। बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ योगेंद्र जी। आप ये बताइए कि कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी, ये मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि मैंने बीजेपी से मैं लोहा ले रहा हूँ, बीजेपी से लड़ रहा हूँ, युवाओं की आवाज उठा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कितनी बार इन्होंने रैलियां की है, आप ये बताओ। इस आंदोलन के अलावा कितनी बड़ी रैलियां इन्होंने कही है जो युवाओं की आवाज हो, किसानों की आवाज हो, जो बेरोजगारों की आवाज हो, जो इस देश के पीड़ित दलित की आवाज हो। कितनी बार आंदोलन किए इन्होंने बड़े। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर कुछ किया नहीं है आपने, इस देश के अंदर संविधान है, लोकतंत्र है, इसमें सुप्रीम कोर्ट है, आपकी संवैधानिक संस्था है। आज अगर ईडी कुछ कर रही है, ये लोअर कोर्ट गए, ये हाई कोर्ट गए, ये सुप्रीम कोर्ट गए, हर जगह से इनको निराशा हाथ लगने के बाद भी अगर पूछताछ हो रही है तो इसमें गलत क्या हो रहा है? आपको न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा है या नहीं है हिंदुस्तान की? ये तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा योगेंद्र जी। तीसरी चीज ये कह रहे हैं बार बार राहुल गांधी जी, अरे भाई आपने एक अखबार खरीदा, आपको एक बार चल रहा था, उस अखबार का आपने असंवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, बिना कानूनी व्यवस्था के उसको अपना ग्रहण कर लिया, उसकी प्रॉपर्टियां 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टियां छीन गए। तो ये देश देखता रहे क्योंकि आप राहुल गांधी हैं, क्योंकि आपने जो राहुल गांधी, ये गांधी जी का जो है वो मुकुटा लगा रखा है। आज गांधी जी होते ना तो आज बहुत दुखी होते कि मैंने किस वजह से इन लोगों को अपना नाम उधार दे दिया। ये गांधी जी के उस नाम का बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये तो मैं मानता हूं। ये उस गांधी जी के नाम को बदनाम करने में लगे हुए हैं, ये नकली गांधी का टैग लगा के, और ये चाहे कि हम सारी देश की संपत्तियां उन पर कब्जा कर ले, तो ये होने नहीं देंगे हम। समय कम है। आपकी बात से मैं यहाँ तो सहमत हूँ। वाकई गांधी जी आज होते तो मुझे लगता है कि उनका दिल तो दुखी हो रहा होता, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन अब वो क्यों हो रहा होता, क्या हालात और क्या चीजें चल रही हैं, क्या बातें हैं, तमाम बातों को लेकर के वो दुखी जरूर रहते। मैं आपके पास आऊंगा अरुण जी, जो आपके आरोप हैं उनका जवाब दिया है मदन प्रजापति जी ने, तो मैं आपसे चाहूंगा कि क्यों ऐसा लग रहा है कि दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक तो ये मदन जी को शायद जानकारी बहुत इनकी सीमित है। जैसे इन्होंने अभी अपने उसमें कहा कि राहुल गांधी ने एक अखबार अनैतिक तरीके से खरीदा। तो इनकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये अखबार खरीदा नहीं गया कभी भी, कब्जा किया। ये मैं बोलूंगा, आप बोलेंगे। मदन जी आप बोल चुके हैं, अब आप एक बार नहीं, आप धैर्य शांत के साथ रहे। बैठे, आपको सुना उन्होंने। हमने सुना, आपने शब्द बताया। सारी जहरीली बातों को सुना मैंने प्यार से। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो अखबार खरीदा नहीं गया, 1937 में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए स्वतंत्रता संग्राम का वो एक बहुत जरूरी हिस्सा था। इतना ही नहीं, 1942 से 1947 तक ब्रिटिश हुकूमत ने उस पे बैन लगाया, जिस पे इवन महात्मा गांधी ने भी कहा कि ये एक राष्ट्रीय त्रासदी है। मुझे मालूम है मेरे दोस्त को इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, इनको एक्चुअली स्वतंत्रता संग्राम से भी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना तो अपेक्षा की जा सकती है कि राहुल गांधी ने वो अखबार अभी खरीदा है, ऐसी जानकारी इनको नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, कालांतर में वो अखबार का सर्कुलेशन कम हो गया, चलना बंद हो गया, उसके देश भर में संवाददाता थे, उनकी तनख्वाहें बंद हो गईं। एक राष्ट्रीय संपत्ति समझते हुए और स्वतंत्रता संग्राम में उसकी इंपॉर्टेंस समझते हुए कांग्रेस संगठन ने उसकी हेल्प की, उसको लोन दिया। 90 करोड़ रुपया 100 किश्तों में दिया गया उसको, और ये इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी को रुपया उधार दे सकती है, ये इलीगल नहीं है। वो दिया गया, उसके बाद उसकी हालत अच्छा, उस 90 करोड़ से 67 करोड़ रुपया उनकी सैलरीज और वीआरएस और इसमें दिया गया। 1 रुपए का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है इस केस में। जो संस्था खोली गई यंग इंडिया, वो नो प्रॉफिट संस्था है, जिसमें उसके डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स कोई भी हो, 1 रुपया निकाल नहीं सकता। ये बिल्कुल होपलेस केस है। और 2015 में ये केस शुरू हुआ था, जब वो जमानत पे दोनों छोड़े गए ये लोग। 7-8 साल तक का इंटरवल है, शांति बिल्कुल। जब से उनको लगा कि ये कांग्रेस फिर
खड़ा होने की कोशिश कर रही है। इनके चिंतन शिविर चल रहे हैं, ये लगातार हमारे मुद्दे जनता के उसमें उठाते रहते हैं। देखिए, इनने काफी विपक्षी पार्टियों को कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं। ये आज बीएसपी की हालत देख लीजिए, मायावती जी की, और दूसरी कई पार्टियां आप और हम सब जानते हैं जिनकी आवाज बिल्कुल गायब हो गई है। दुर्भाग्य से इनके कि कांग्रेस इनसे चुप नहीं हो पाई है, उसका ये साफ साफ बदला लिया जा रहा है। इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, ये एजेंडा चला और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी को डिस्चार्ज कर दिया गया सर गंगाराम अस्पताल से। ईडी अब उन्हें भी नोटिस, समय कब मिलता है, क्या मिलता है, देखने वाली बात होगी, लेकिन उनसे भी पूछताछ होगी। इसी बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार हठधर्मिता कर रही है। अपने जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, उन्हें अग्रिम संगठनों की तरह काम ले रही है सिर्फ विपक्ष को दबाने के लिए, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो। ये हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। दूसरी तरफ अग्निवीर, जो अग्निपथ योजना के तहत थल सेना ने अपना विज्ञापन जारी कर दिया है, उसका एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि कब कब कैसे कैसे भर्ती होगी। तीनों सेना अब इस ओर आगे बढ़ेंगी, लेकिन बवाल जारी है। देखना होगा कि अब कब थमता है बवाल, ये भी ध्यान रखने की बात है। तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।